जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और लास्ट के वीडियो में हमने एनडीए के हिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। नाउ हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने का तरीका आप जानते ही हो, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। और जितने भी बैचेज हैं उनकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जितने सवाल हम डिस्कस करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन बैच से कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू और एनसीईआरटीज से मेजरली डील करता है हमारी बैचेस। तो तरीका आप जान ही गए होगे, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, दिन आगे बढ़ना है। जैसे पहला कह रहा है कौन सा स्ट्रेटजी नहीं है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, एडिप्टेशन ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेज या ऑप्टिमाइजिंग कैनल इरीगेशन। देखिए दोस्तों, जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, अगर आप नाम से समझो तो ये रेनफेड एरिया से जुड़ा हुआ है। और कुछ फैक्चुअल बातें अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो स्कीम है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये सब स्कीम है अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर इन रेन फेड एरिया। रेन फेड एरिया यानी वैसे एरिया जो नॉन इरीगेटेड हैं और उन एरियाज़ में ख़ास तौर से प्रोडक्टिविटी और लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव करने का काम करता है ये। और इसमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है, क्योंकि अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट किया जाए, क्रॉप को, लाइव स्टॉक को, साथ में हॉर्टिकल्चर को, फिशरीज़ को, तो इससे खतरा कम हो जाएगा किसानों के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। जब तक आप सॉइल की टेस्टिंग नहीं करोगे, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं कर पाओगे, ऑर्गेनिक मैटर कहाँ कितना कैसे रिक्वायर्ड है, उन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्लस्टर्ड बेस्ड अप्रोचेस यानी एक जो फार्मर्स हैं इन अ लोकेलिटी, उनको क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज होना है ताकि वो एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर पाएँ और मार्केट लिंकेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। तो ये भी इसका पार्ट है। कैनल इरीगेशन तो दोस्तों इरीगेटेड एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जबकि जो R&D स्कीम है, ये जो R&D स्कीम है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट वाली, ये स्पेसिफिकली रेनफेड एरियाज़ को टारगेट करती है, जहाँ पे जो एम्फेसिस है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे दिया जाता है। तो इस वजह से आंसर यहाँ पे डी होगा। आई होप आपको समझ आया। ये ऐसे सवाल सिविल सर्विस वगैरह में रिपीट कर सकते हैं, पूछे आ सकते हैं। पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, कामाराजर पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कॉर्पोरेटाइज पब्लिक कंपनी है ये। दूसरा, ये एनोर पोर्ट के नाम से पहले जाना जाता था। तीसरा, एक तरह का नेचुरल पोर्ट है। सिविल सर्विसेज 2023 में पोर्ट से क्वेश्चन आया था पेयर्स के रूप में। तो इन्होंने पूछा था कामाराजर पोर्ट ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ है। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तीसरा वाला गलत है। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट क्या है? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट विशाखापट्टनम नहीं है, बल्कि नाहवा सेवा पोर्ट है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं, या नाहवा सेवा। ठीक है, नाहवा सेवा ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जो हाईएस्ट कंटेनर ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है, विशाखापट्टनम एक मेजर पोर्ट है बट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है। बाकी पहला बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। कामाराजर पोर्ट को पहले एनोर पोर्ट के नाम से जानते थे और ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है और ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट। तो इस वजह से पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं मुंद्रा पोर्ट। तो मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल एंड लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। अडानी पोर्ट्स के द्वारा ऑपरेटेड है, कई बार चर्चाओं में रहता है कई विविध वजहों से। तो पहला और दूसरा सही है, आंसर होगा बी ओनली 2 पेयर। ये देखिए, पहला कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेटाइज्ड पब्लिक कंपनी का एग्जाम्पल है। दूसरा एनोर पोर्ट के नाम से जाना। 2 बातें तो यहाँ पे सही है। मेरे ख्याल में तीसरा वाला गलत है। नेचुरल पोर्ट तो नहीं है ये, क्योंकि एनोर पोर्ट एक तरीके का आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसको ब्रेक वाटर और हार्बर स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? A1 and 2। ठीक है, आंसर क्या होगा? A1 and 2। बहुत सारे सवाल है दोस्तों पोर्ट्स के ऊपर, बट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और पोर्ट पे बेस्ड हो जाएगी, है ना। तो उसका हम अलग से डिस्कशन करते हैं बैच में भी और कई बार अलग से भी। कुछ बातें मैं आपको वैसे बता दूं दोस्तों। देखिए, एक तो कामाराजर पोर्ट है जो फर्स्ट
कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। दीनदयाल जिसे कांदला पोर्ट के नाम से जानते हैं, ये मेजर टाइडल पोर्ट है ना, और पेट्रोलियम, ड्राई कार्गो, इनके लार्ज वॉल्यूम को हैंडल करता है। पारादीप भी आपको ध्यान रखना है, भी बल्क कार्गो डील करता है। मोरमुगांव है जो आयरन और एक्सपोर्ट के लिए है, मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। और चेन्नई वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। तेज़ बारिश की वजह से थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है। अगला देखिए, ये अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन है। अर्थक्वेक से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला कह रहा है अर्थक्वेक वेव्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, ये बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स जो इंटरेक्ट करती सरफेस रॉक्स के साथ और सरफेस वेव्स को जनरेट करती हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अर्थक्वेक से पूछे जाते हैं, बट मैंने रिसेंट वाला लिया है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा गया। कोई ऐसा पेपर नहीं जहाँ पे अर्थक्वेक से क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। CDS NDA वगैरह में, सिविल सर्विस में भी आया था 2 साल पहले, बड़ा ही शानदार सवाल था वो भी, जिसमें वो आपसे वेव्स के नेचर के बारे में पूछते हैं, है ना। और वो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया था, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह भी आए थे कि सर वो बेस्ट तरीका था उस चीज़ को समझने का। क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो वेव्स हैं उनके टाइप्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अभी इसकी बात हम करते हैं डायरेक्टली। इसमें कह रहे हैं ना ये दो तरह की होती हैं, बॉडी और सरफेस। बिल्कुल सही बात है ये तो। और जब बॉडी वेव सरफेस रॉक से टकराती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो सरफेस वेव्स को जनरेट करती हैं। यही चीज़ हमारी NCERT मेंशन है, आप चाहो तो ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। ये आप पढ़ लो, ये फिजिकल ज्योग्राफी वाली अपनी बुक है जिसको हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, क्योंकि ये बुक लाइन बाय लाइन पढ़नी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से ये सेंटेंस उठाया गया है। और इस चीज़ को अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो उन्होंने बता रखा है कि अर्थक्वेक वेव्स दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है फोकस में और चारों दिशाओं में ये ट्रेवल करता है, हेंस द नेम बॉडी वेव्स। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो बॉडी वेव्स से इंटरेक्ट करती हैं सरफेस रॉक्स के साथ और न्यू सेट ऑफ वेव्स को जनरेट करती हैं, जिससे हम सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। तो पहले बॉडी वेव्स आई और उन्होंने जनरेट करा, उन्होंने बेसिकली इंटरेक्ट करा सरफेस रॉक्स के साथ, और इससे सरफेस वेव्स आई, जनरेट हुई। तो दोनों बातें यहाँ पे सही है। आंसर शुड बी ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। और ये एक क्वेश्चन देखते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक ओरिजिनेट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फोल्ड प्लेन। वोल्केनिक अर्थक्वेक इज अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। इस क्वेश्चन मैंने, अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एनालिसिस बाय फेसेस ऑफ UPSC, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप ये देख लेना। और अगर आपसे ना सॉल्व हो, वैसे मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या होगा। इससे आपका भी रिविजन होगा और एक्टिव लर्निंग का ये बेस्ट तरीका है। इस वीडियो को अगर आप रेफर करोगे, मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं कि सीस्मोग्राम, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, इनमें क्या फ़र्क होता है, और ये रिक्टर स्केल किस तरह से लॉगरिदमिक पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद शानदार है। तो इसमें आपसे कह रहे हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिनर होती है अंडर फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा कह रहे हैं जो मीन थिकनेस है ओशियनिक क्रस्ट की 30 किलोमीटर है। तीसरा अर्थ का क्रस्ट बीटल होता है नेचर में। इसमें आपको करेक्ट बताना है। इस तरह का सवाल CISF में ही पूछा गया था। पहला कह रहे थे ओशन क्रस्ट रॉक ज़्यादा यंगर है कॉन्टिनेंटल रॉक के मुकाबले। दूसरा ओशन क्रस्ट रॉक इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशनिक रीजेस, सो सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें दोस्तों दोनों बातें सही है, दोनों चीज़ें NCERT में मेंशन है। और जो ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स होते हैं, यानी वैसे क्रस्ट के रॉक जो ओशंस के नीचे हैं, वो ज़्यादा यंगर हैं। और इसका रीज़न भी है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी जो वैसे क्रस्ट है जो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, उनमें ऐसे रॉक शामिल हैं जो 3.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और जबकि ओशनिक क्रस्ट आप देखो तो ये बहुत यंगर हैं, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड के आसपास। तो ओशनिक क्रस्ट यंगर क्यों है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल होता है। वैसे क्रस्ट जिनके ऊपर ओशन है, ये कॉन्टिन्यूस रिसाइकल होता है। तो जो न्यू क्रस्ट बनते हैं वो मिड ओशन रीजन में फॉर्म होते हैं। ओल्ड ओशनिक क्रस्ट जो है वो वापस सबडक्ट हो जाते हैं इनटू द मेंटल। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबा लास्ट नहीं करता जियोलॉजिकली, अगर हम इस तरीके से सोचें तो। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बायंट होता है, सबडक्ट नहीं होता इजली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसी वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पुराना। तो ये बात सही है ना। ओशनिक क्रस्ट यंगर होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा पुराने, ज़्यादा ओल्डर होते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रखनी। ये नहीं सोचना कि नहीं ओशन है तो बहुत लंबे टाइम से है अगर, तो वो ओल्डर है। वाटर इन द ओशन इज एंशिएंट, बट ओशन फ्लोर यानी जो क्रस्ट है ना, जिसके ऊपर ओशन है, वो तो पुराना नहीं है ना, वो तो रिसाइकल हो रहा है। न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहे हैं मिड ओशन रीजन में। तो ये फ़र्क है। और
इन चीज़ों को और बेहतर ढंग से मैंने समझाया है कि ये इस तरह से क्यों होता है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एनसीईआरटी में ये गलत है, गलत दे रखा है इन्होंने साफ तौर से। और 2022 में मैंने वो टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, है ना। अगर आप बहुत पुराने टाइम से जुड़े हो हमारे चैनल से तो ये चीज़ मैंने बताई थी। और आप अगर ये देखो तो न्यू वाली एनसीईआरटी में इन्होंने इस चीज़ को सुधार लिया है, वो लाइन ही गायब कर दिया है। वही मैं चेक कर रहा था कि इन्होंने ये चीज़ सुधारी या नहीं। अब अगर आप देखो तो इस चैप्टर में इन्होंने बता रखा है ना क्रस्ट वगैरह के बारे में। हाँ, इसी चैप्टर में है ये, अर्थक्वेक वेव्स। ये रहा, है ना। ये आप देखो, इसमें क्या बताया है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर सिस्टम, इट इज़ एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। और यही चीज़ आप यहाँ पे देखो तो ये वाली बात यहाँ इन्होंने लिखी है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी थी कि ये हैवियर रॉक से बना है जिनकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और इस तरह के रॉक ओसेनिक क्रस्ट में जो पाए जाते हैं ना वो बेसाल्ट तरह के होते हैं। और जो ओसेनिक क्रस्ट की मीन डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात साफ तौर से गलत है और इस चीज़ को इन्होंने रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफाई क्या करा, पूरा वो लाइन ही हटा दिया न्यू वाली एनसीईआरटी में। खैर ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो, कि क्या इन चीज़ों में फ़र्क है। तो इस क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। तो इसमें जो पहला कह रहा है ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर फोल्ड माउंटेन्स, तो ये बात असल में गलत है। और इसके बाद दूसरा कह रहा है मीन थिकनेस ओशन क्रस्ट इज 13 यूनिट, ये भी गलत है। आंसर इसका होगा C3 ओनली। अब बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने साफ तौर से बता रखा है कि जो मीन थिकनेस है ओशनिक क्रस्ट की सिर्फ 5 किलोमीटर होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर थिक होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ बहुत आसान भाषा में फिर से। देखिए ये ओशंस है ना, और इसके नीचे का जो क्रस्ट है, इसके अलावा ये लैंडफॉर्म्स हैं और ये लैंडफॉर्म्स का क्रस्ट है। तो कौन सा थिक होगा, लैंडफॉर्म वाला थिक होगा, या यूं कहें कि जो मीन थिकनेस है वो कॉन्टिनेंट्स का ज़्यादा है। इसका क्या रीज़न है? रीज़न बहुत सारे हैं, मैं आपको आसान वाला समझा देता हूँ। देखिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो लाइट रॉक से बने होते हैं, ग्रेनाइट वगैरह से। तो ये ज़्यादा फ्लोट करते हैं डेंसर मेंटल में ज़्यादा फ्लोट करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मोटे होते हैं, थिक होते हैं। अगर आप हिमालय वाले रीजन में देखोगे, फोल्ड माउंटेन वाले रीजन में देखो, ये तो और ज़्यादा मोटे मिलेंगे, है ना, ये और ज़्यादा थिक मिलेंगे। इनफैक्ट आप देखो हिमालय पे जो क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर थिक है अराउंड। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये लो डेंसिटी के होते हैं। तो यही वाली जो बात थी ना, यहाँ पे इन्होंने कहा था मीन डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट की 2.7 होती है और 3 होती है इसकी कॉन्टिनेंटल की। ये बात गलत कहा था इन्होंने, क्योंकि असल में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कम है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है, इसी वजह से वो ज़्यादा थिक है। दो अलग अलग बातें हैं, है ना, ये दो। इसी वजह से मैंने बहुत डिटेल में ये क्लियर किया हुआ था, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं, डेंसिटी और थिकनेस, ठीक है। तो अगर आप इसे ऐसे समझो कि कौन सा ज़्यादा थिक है, तो डेफिनेटली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये ज़्यादा थिक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ज़्यादा थिक है। कितना थिकनेस है अराउंड, ये आपको याद रखना होगा, लिख के आपको ये याद करना पड़ेगा। 30 किलोमीटर थिक होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो उनका मीन थिकनेस है, जबकि जो ओशनिक क्रस्ट है उसका मीन थिकनेस है 5 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे ये वाली बात एनसीईआरटी में इन्होंने गलत दे रखी थी। अगर आप इसे ऐसे भी समझो तो थिकनेस और डेंसिटी दो अलग बात है। मान लो दो मेटल ब्लॉक हैं, एक 50 kg का, एक 100 kg का, तो कौन ज़्यादा डेंस होगा? अगर वो सेम साइज के हैं तो कौन ज़्यादा डेंस होगा? 50 kg वाला ज़्यादा डेंस होगा। ये जो पार्टिकल है ना 50 kg वाले, वो ज़्यादा पास हैं, जबकि 100 kg वाले दूर हैं। हालांकि एक लौता फैक्टर नहीं, बट इससे आपको समझ आ जाएगा कि ओशनिक क्रस्ट में बेसाल्ट के बने होते हैं, जो ज़्यादा डेंसर है ग्रेनाइट के मुकाबले, ठीक है, ये ज़्यादा घना है। तो इस वजह से ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और इस वजह से ये लेस थिक है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा थिक है। आई होप इट मेक सेंस। और छोटी सी बात है ये, तो वैसे आप अगर एक बार लिख लोगे समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिनर होता है फोल्ड, नहीं, फोल्ड माउंटेन में क्या होता है ना, फोल्ड माउंटेन में रप्चर होता है, और जो फोल्ड माउंटेन है उसमें और ज़्यादा थिकनेस देखने को मिलती है। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कोलोइड करते हैं, टकराते हैं, जैसे मान लो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, तो जो क्रस्ट है वो कंप्रेस हो गया, क्रम्पल्ड हो गया, तो सिंक नहीं हुआ ये, बल्कि जो लाइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकन हो गया। तो इस तरह से एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ गया और ये और ज़्यादा थिक हो गया। तो कह रहा है ये थिनर होगा, नहीं, गलत, थिकर होगा ना। दूसरा कह रहा है मेन थिकनेस ओशनिक क्रस्ट की 30 नहीं 5 है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 30 है। और तीसरा कह रहा है अर्थ क्रस्ट ब्रिटल होता है नेचर में, ये बात सही है, ब्रिटल होता है, तभी तो अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? तीसरा सिर्फ सही है, सो आंसर इज ऑप्शन सी।
जो क्रस्ट है वो रिजिड और ब्रिटल होता है। जब स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है उसके स्ट्रेंथ के मुकाबले तो ये टूट जाता है, जिससे फॉल्ट और अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। आप ये क्वेश्चन फिर आप देखो, इसमें इन्होंने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा और ये कह रहे हैं ओसेनिक क्रस्ट ज़्यादा हैवियर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। ज़्यादातर अर्थ का इंटरनल हीट जो मेंटल में देखने को मिलता है। लार्ज कन्वेक्टिव करेंट इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राई प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे जो टर्म है ना कॉन्वेक्टिव सेल्स, ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। बात कुछ ऐसी है कि ये कन्वेक्शन की प्रोसेस कहलाती है। कन्वेक्शन करेंट क्या है? दिस इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड कोज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंसेस। अगर आप इस इमेज को देखो और अच्छे से समझ आ जाए, और ये सारी चीज़ एनसीईआरटी में है, हमने सारा कुछ डिटेल में पढ़ा है। ये कन्वेक्शन के बारे में अक्सर सवाल पूछते हैं, वो देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में क्या इन्होंने बता रखा है। ये आप देखो कन्वेक्शन करंट थ्योरी, आर्थर होम्स ने सबसे पहले बताया था कि कन्वेक्शन करंट के बारे में कि मेंटल पोर्शन में कुछ तो प्रोसेस होती है, और ये इन्होंने बताया कि ये जो करंट्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू जनरेट होते हैं और थर्मल डिफरेंस यानी हीट एंड डिफरेंस की वजह से इन द मेंटल ये देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि एक एंटायर मेंटल पोर्शन ही एग्जिस्ट करता है, और बेसिकली इन्होंने समझने की कोशिश करी थी इस चीज़ को, इस प्रोसेस को। देन इसके बाद ये जो प्रोसेस है यहाँ भी इन्होंने बता रखा है कि ये किस तरह से काम करता है। द हीटेड मटेरियल राइजेस टू द सरफेस, स्प्रेड्स एंड बिगिन टू कूल, देन सिंक बैक इनटू डीपर डेप्थ। तो असल में ये इस तरह से हीटेड मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है और वापस से सिंक करने लग जाता है। यही साइकिल रिपीट करता है और इसे कन्वेक्शन सेल या कन्वेक्शन फ्लो का नाम दिया जाता है। तो ये जो हीट है वो कहाँ से आ रही है? दो सोर्सेस है, एक तो रेडियो एक्टिव डीके, दूसरा रेजिडुअल हीट। रेजिडुअल हीट या प्रीमोर्डियल हीट आप कह सकते हो, यानी अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हीट थी। इस इमेज से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। ये मेंटल है, आप ये तो समझते हो क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट तो बहुत पतला है इन टर्म्स ऑफ अर्थ, है ना, कुछ ही किलोमीटर तक है। इसके बाद मेंटल आता है। मेंटल अगर आप देखो तो मेंटल में ही ये प्रोसेस देखने को मिलती है। कोर से ये हीट मिलती है मेंटल में, और ये जो गर्म चीज़ें हैं जो मेंटल के अंदर का जो मटेरियल्स हैं जो काफ़ी हॉट है, ये गर्म होकर क्योंकि कम डेंस हो जा रहा है गर्म होने पे, इस तरह से राइज कर रहा है। वापस से जैसे ये ठंडा हो रहा है तो ये कूल मेंटल सिंक डाउन कर जा रहा है, और यही प्रोसेस चलती जा रही है, और इसे ही हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। तो यही प्रोसेस जो है हमें समझना है। अगर आप यहाँ पे ये देखो तो आई होप आपको ये समझ आया कि हीट जो है वो अर्थ के कोर से वार्म कर देता है लोअर मेंटल को, है ना, ये वाला लोअर मेंटल को। देन इसके बाद जो हॉट मेंटल है उसके मटेरियल राइज करने लग जाते हैं, नियर द सरफेस ये ठंडे हो जाते हैं, और ये जो कूलर पार्ट है जो कि डेंस हो चुका है ये वापस से सिंक बैक कर जाता है। यही साइकिल कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है, और यही जो कन्वेक्शन करंट है इससे टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी को हम समझ पाते हैं, जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक और ये प्रोसेसेस इसी वजह से देखने को मिलते हैं। अब अगर आप इसे ऐसे देखो कि ये स्टेटमेंट्स, पहला कह रहे हैं ओसेनिक क्रस्ट हेवियर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले। अभी मैंने आपको बताया कि जो ओसेनिक क्रस्ट हैं ये हैवी नहीं होते, बल्कि जो ओसेनिक क्रस्ट हैं वो क्या इन्होंने कहा हैवियर होते हैं। हाँ ये सही है, असल में हैवियर का मतलब यहाँ पे डेंसर है। हाँ ओसेनिक क्रस्ट ज़्यादा डेंस होते हैं ना, हमने पढ़ा 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सिर्फ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला सही है, और इसका रीज़न भी हमने समझा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ओसेनिक क्रस्ट बेसाल्ट के बने हैं, सीमा, है ना, और जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट के बने हैं, सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम। बेसाल्ट ज़्यादा डेंसर होता है, ज़्यादा घना होता है ग्रेनाइट के मुकाबले, इसी वजह से ओसेनिक क्रस्ट ज़्यादा हैवियर होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना। थिकनेस अलग चीज़ है, थिकनेस के मामले में अगर आप देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा थिक है, 30 किलोमीटर थिक है एवरेज, बट अगर ओसेनिक क्रस्ट का आप देखो तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर थिक है। बट यहाँ पे हैवियर कहा है इन्होंने, तो हैवियर का मतलब थिकनेस से नहीं है, डेंसर से है, डेंसिटी से है। तो डेंसिटी के मामले में ओसेनिक क्रस्ट ज़्यादा डेंस है। दूसरा कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इज कॉन्टेंट विद इन द मेंटल। ये बात सही है, मेंटल में 84% है अर्थ के वॉल्यूम का। अर्थ के इंटरनल हीट को स्टोर और ट्रांसफर मेंटल ही करता है। हीट आता कहाँ से है, इसी पर उन्होंने चर्चा करी थी साइंटिस्ट ने। एक तो प्रीमोर्डियल हीट है अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे जो आया, दूसरा रेडियो एक्टिव डीके है विद इन द मेंटल। अगला देखिए कह रहे हैं लार्ज कॉन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं क्रस्ट में। नहीं, क्रस्ट में कैसे बन सकते हैं, क्रस्ट में नहीं बनते हैं ये। अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे इन्होंने जो बता रखा है असल में क्रस्ट मेंटल के बारे में, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, वाली इमेज कहाँ गई क्रस्ट वाली, हाँ ये रही। इसमें आप ये देखो क्रस्ट तो बस 0 to 100 किलोमीटर है ना। इसके बाद तो ये पूरा मामला किसका है, मेंटल का है ना। तो मेंटल में ये चीज़ देखने को मिलती है, तो इस वजह से तीसरा गलत है। आसान भाषा में आई होप आपको समझ आए कि असल में ये जो कॉन्वेक्टिव सेल्स की बात कर रहे हैं, जो हीट की वजह से ये सर्कुलेशन हो रहा है, वो असल में यहाँ पे मेंटल में देखने को मिल रहा है, ना कि क्रस्ट में। तो तीसरा गलत है। अगर आप तीसरा भी उड़ाओगे हाँ तो आंसर निकल कर आ जाता है 1 and 2, है ना, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे सही है।
और कोई है क्या? तो बस यही है इसका आंसर। फिर आप ये सवाल एक बार देख लो कि कह रहा है अर्थ का क्रस्ट ब्रिटल होता है नेचर में। ये बात बिल्कुल सही है, जो अर्थ का क्रस्ट है वो ब्रिटल होता है नेचर में। दूसरा कह रहे हैं कि जो मीन थिकनेस है ओसेनिक क्रस्ट की 15 नहीं 5 है, 5 से 7 होती है। 5 आप याद कर लो, काम बन जाएगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 30 होती है। ये सही था बट आधा तो गलत है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर होगा A1 ओनली। ठीक है, तो बैच में ये सारी चीज़ हमने बहुत डिटेल में इसी वजह से डिस्कस करी। आप देखो कितने सारे सवाल बनते हैं और कितने लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। फिर आप ये क्वेश्चन देखो कंपोजिट वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो से भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। पहला कह रहे हैं एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है, पायरोक्लास्टिक मेटल को इजेक्ट करते हैं। पायरोक्लास्टिक मेटल और एसेस जो है वेंट के पास, यानी वेंट मतलब वोल्केनो के मुहाने को वेंट कहते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिससे ये धीरे धीरे करके लेयर बनने लग जाता है। तो ये एनसीईआरटी में है, सारी चीज़ एनसीईआरटी में है। ये जो वोल्केनो, अगर आप एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो तो आप हर तरह के सवाल यहाँ पे टैकल कर सकते हो ज्योग्राफी में। दोस्तों ये जो कंपोजिट वोल्केनो है इनमें इरप्शन देखने को मिलती है विस्कुअस लावा की देन बेसाल्ट। ठीक है, तो ये ज़्यादा गाढ़े लावा होते हैं और ये जो वोल्केनोज हैं इनसे एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है लावा के साथ बहुत सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल मतलब डस्ट, सूट, जो जले हुए मटेरियल है ना, धुआं वगैरह के साथ जो बाहर आते हैं, इससे ये ग्राउंड से बाहर आते हैं। ये जो मटेरियल जमा हो जाते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट, यानी मुहाने के सामने किनारे पे ये जमा हो जाते हैं, जिससे लेयर बन जाता है ये, और ये फिर इस तरीके से कंपोजिट नाम के साथ जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? D1, 2 एंड 3। वोल्केनो से काफ़ी सारे क्वेश्चन है बट अगर हम यहाँ पे वोल्केनो डिस्कस करेंगे तो पूरा टॉपिक वोल्केनो पे बेस्ड हो जाएगा। लूज सेडिमेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ। तो ऐसे टर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है लिथिफिकेशन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग या सोलिफ्लक्शन। दोस्तों ये जो टर्म्स है ये पहले भी पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आप देखो, पहला लिथिफिकेशन और वेदरिंग की बात करते हैं। ये भी एनसीईआरटी में है। अगेन आप देखोगे तो ये सारा कुछ इन्होंने बता रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। लिथिफिकेशन है ना, ये वाला पार्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स में इन्होंने समझा रखा है। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, इसका मतलब होता है सेटलिंग यानी बैठना। जो रॉक्स है अर्थ के सरफेस में ये डिनुडेशनल एजेंट से एक्सपोज्ड होते हैं। मान लो यहाँ पे रॉक रखा है तो इस पर बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं। बारिश आ रही है तो ये छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं धूप की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिर ये जो फ्रेगमेंट्स है ये दूसरी जगह बहाकर एक्सोजेनस एजेंसीज के थ्रू डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जिसमें बारिश वगैरह, हवा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये जो डिपॉजिट्स हैं कॉम्पैक्शन के कारण रॉक्स में बदल जाते हैं और इसे ही हम लिथिफिकेशन कहते हैं। कॉम्पैक्शन मतलब धीरे धीरे वो जो जमाव है क्लस्टर्स का वो जम करके कठोर हो जाता है, क्योंकि पोर्स धीरे धीरे उसके कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस देखने को मिलती है एंड फिर ये लिथिफिकेशन कहलाती है ये प्रोसेस। तो आंसर यहाँ पे लिथिफिकेशन है। अगर आप टर्म्स को समझो तो बहुत आसानी से फिजिकल ज्योग्राफी आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे टर्म क्या है, देखिए ये कॉम्पैक्शन प्रोसेस पहले समझा देता हूँ। असल में लिथिफिकेशन वो प्रोसेस है बाय विच लूज सेडिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू हार्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। लूज सेडिमेंट्स जब सेडिमेंट्री रॉक्स में बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन कहते हैं। दो प्रोसेस, एक कॉम्पैक्शन है, दूसरा सीमेंटेशन। कॉम्पैक्शन का मतलब जो सेडिमेंट्स हैं वो लोअर लेयर्स में जो टुकड़े हैं ना, जो सेडिमेंट्स हैं उसको दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं। इससे पोर स्पेस धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर कुछ मिनरल्स आते हैं वो पोर्स को फिल कर देते हैं। मिनरल्स यानी सिलिका, कैल्साइट, आयरन ऑक्साइड वगैरह, और इस तरह से सेडिमेंट्स बाइंड हो जाते हैं। और यही प्रोसेस की वजह से लिथिफिकेशन की वजह से ही ये जो रॉक्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स ये ट्रांसफॉर्म होकर के बन जाते हैं। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं ये गलत है सारे। देखिए इसका आप रूट वर्ड से भी याद रख सकते हो। असल में लिथो जो वर्ड है वो लिथोस वर्ड से आया है। लिथोस लेटिन भाषा का एक शब्द है, लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक, और फिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो लिथिफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ रॉक, मेकिंग इनटू रॉक। तो ये फाइनल प्रोसेस है लिथिफिकेशन की। जबकि वेदरिंग जो वर्ड है ये वेदर से आया। वेदर का मतलब एटमॉस्फेयर है यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। रेन, विंड, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं? रॉक्स को तोड़ने का काम करती हैं। तो ये प्रोसेस वेदरिंग कहलाती है। सोलिफ्लक्शन क्या, हमने कई बार ये पढ़ा है, सीडीएस में आया था ना क्वेश्चन 2-3 साल पहले, जिसमें वो आपसे रैपिड मूवमेंट के बारे में पूछ रहे थे। तो मास वेस्टिंग और जो सोलिफ्लक्शन है ये दोनों एक तरीके के प्रोसेसेस हैं। जैसे मास वेस्टिंग अगर आप देखो तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक या सॉइल जो है वो वेस्ट होते हैं यानी डाउन स्लोप मूव करते हैं, तो वो मास वेस्टिंग कहलाता है। तो मास वेस्टिंग इज़ नथिंग बट द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल।
रॉक एंड सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ये देखने को मिलता है। तो ये मास वेस्टिंग है। और सोलिफ्लक्शन क्या है? सोलिफ्लक्शन कैसे आया? सोली जो वर्ड है ये सॉइल से आया है। सोली जो वर्ड है वो सॉइल से आया है, सॉइल। और जो फ्लक्शन है इसका मतलब है फ्लो। तो जो वाटर सोक्ड सॉइल, वैसे मिट्टी जिनमें नमी भरी हुई है, वो जो फ्लो करते हैं ना, खासतौर से कोल्ड रीजन में, तो सोलिफ्लक्शन कहलाता है। मास वेस्टिंग क्या है? मास वेस्टिंग का मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक या सॉइल, जो कि मास कहला रहे हैं यहाँ पे, वो वेस्ट होते हैं, यानी डाउन स्लोप मूव करते हैं। तो मास वेस्टिंग इज नथिंग बट द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी। सोलिफ्लक्शन क्या है? जब सॉइल का जो फ्लो है वो देखने को मिलता है, तो उसे हम सोलिफ्लक्शन कहते हैं। कहाँ पे? कोल्ड रीजन्स में। और ये सॉइल कैसे होते हैं? नमी से भरे हुए होते हैं, इस वजह से फ्लो करते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं और इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन पे है। हर साल क्वेश्चन आता है और हर साल हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन को, तो ये देखते ही आपको टिक कर देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। और देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी में है, ऑब्वियसली हमने बहुत डिटेल में समझा है। लास्ट ईयर मैंने सीडीएस की एनालिसिस की थी 2025 की, इसमें उन्होंने सरफेस इन्वर्जन के बारे में पूछा था। उस टाइम पर मैंने आपको सारी चीज़ें इस तरह से समझाई थी। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। बट ये नॉर्मल लैप्स रेट के केस में होता है। हर 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है ना। तो ये वाली जो चीज़ है वो नॉर्मल लैप्स रेट कहलाती है। बट कई केसेस में क्या होता है कि हाइट बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी आप ऊंचे में जाओगे तो थोड़ा टेम्परेचर आपको और उल्टा बढ़ा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह हैं? बहुत सारी वजह हैं। देखिए, दिन के समय क्या होता है, अर्थ सरफेस हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, रात के समय उसी हीट को रेडिएट बैक करते हैं। और एयर जो है जस्ट एबव द ग्राउंड कूल्स डाउन फास्ट, यानी यहाँ पे आप खड़े हो और ये आपके सामने की हवा तेजी से ठंडी हो गई, बट थोड़े ऊपर की हवा 500 मीटर 1 किलोमीटर ऊपर की हवा 2 किलोमीटर ऊपर की हवा ठंडी उतनी तेज नहीं हो पाई, वो वार्मर रही। इसे ही हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। फेवरेबल कंडीशन क्या है? क्लियर स्काई, काम विंड्स और लॉन्ग विंटर नाइट्स, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने समझी थी। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को जरूर सर्च करके देखोगे। जो मैं वीडियोज बता रहा हूँ अगर आप वो रेफर करोगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाओगे। और हर पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। खैर अभी हम इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये वाला देख लेते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन आई होप आपको समझ आया, बहुत ब्रीफ में मैंने बताया हालांकि, तो आप उस वीडियो को रेफर करेंगे आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहला कह रहे हैं ये नॉर्मल लेफ्ट रेट उल्टा हो जाता है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों। नॉर्मल लेफ्ट रेट में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है हाइट के साथ, इसे हम नॉर्मल लेफ्ट रेट कहते हैं। ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ, और इस वजह से नॉर्मल लेफ्ट रेट उल्टा हो जाता है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है ना। दूसरा कह रहा है विंटर नाइट विद क्लाउडी स्काई आर कंड्यूसिव फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। क्लाउडी स्काई, अगर बादल बने होंगे तो कैसे चलेगी चीज़ें? बादल तो ब्लैंकेट के जैसा काम करेंगे। क्लाउड्स एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, ये तो ट्रैप कर लेंगे अर्थ के आउटगोइंग हीट को। अर्थ के आउटगोइंग हीट को ये ट्रैप कर लेंगे, जिससे जो ग्राउंड है वो तेज़ी से ठंडा नहीं हो पाएगा। अगर ग्राउंड रैपिडली कूल हो रहा है, अगर ग्राउंड बहुत तेज़ी से ठंडा हो जा रहा है और ऊपर की हवा उतनी तेज़ नहीं ठंडी हो पा रही है, वही तो है टेम्परेचर इन्वर्जन। बट अगर बादल ज़्यादा है तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हीट को ट्रैप कर लेंगे। जब तक सरफेस कूलिंग नहीं होगी तब तक इन्वर्जन कैसे होगा? तो इस वजह से हमें क्लाउडी नहीं बल्कि क्लियर स्काई चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है। दूसरा आप जैसे ही हटाओगे आपका आंसर निकल कर आ जाता है सी 1 और 3। तीसरा सही है। पोलर एरिया में क्या होता है, साल भर इन्वर्जन देखने को मिलता है। क्यों होता है दोस्तों? मान लो ये पोलर एरिया है, बहुत ठंडी है, बर्फ जमी है। अब यहाँ पे जो सरफेस है बहुत कोल्ड है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईयर, इनफैक्ट साल भर। तो एक लेयर बन गई इसके आसपास ना, एक ठंडी हवा की लेयर बन गई, एक परत बन गई नियर द ग्राउंड, जिससे लगातार टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिला। ऊपर की हवा थोड़ी नॉर्मल है, बट नीचे की हवा, क्योंकि नीचे बर्फ जमी है ना, इस वजह से यहाँ पे हवा काफ़ी ठंडी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, असल में यहाँ पे हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हुआ, है ना। अपोजिट केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कहला रहा है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और ये पोलर रीजन में यूजुअली साल भर देखने को मिलता है। तो ये तीसरा सही है। और ये ऐसा नहीं है पहली बार पूछा गया है, हमने पहली बार डिस्कस करा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो अगर एक बार पोस्ट करो तो आप देख सकते हो, है ना। ये ऑलमोस्ट हर साल पूछते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में, और बहुत सारे सवाल पूछे आते हैं, है ना। ये आप पढ़ सकते हो, यही सेम चीज़ उन्होंने पूछा है। लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई इज एन आइडियल सिचुएशन, ये सारे सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं दे यूजुअली डेवलप इन मिड एंड हाई लैटिट्यूड। दूसरा कह रहे हैं ये बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तीसरा ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैं सारे सवाल नहीं ला रहा हूँ, अगेन आप समझ ही सकते हो ये मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता, अदरवाइज ये जो पूरा डिस्कशन है वो साइक्लोन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक विद PYQs मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी कई बार हम कई चीज़ें डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे टाइम की थोड़ी लिमिटेशन होती है। खैर अभी यहाँ पे आप देखो इस साइक्लोन की हम बात करते हैं, तो साइक्लोन वाला टॉपिक भी NCERT में है और हम एक बार ब्रीफली समझ लेंगे, है ना। हालांकि मैंने साइक्लोन पे स्पेसिफिक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझाई है कि आखिर ये डिफरेंस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में, अगर हम इसको हटा दें तो साइक्लोन में, एंटी साइक्लोन में, इनमें क्या फ़र्क होता है। पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या फ़र्क होता है। एक टेबल है बहुत सुंदर सी, NCERT में इन्होंने दे रखी है, ये वाली टेबल। साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर का कंडीशन बनता है सेंटर में, जबकि एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर का जोन बनता है, ठीक है। और यहीं पे आप देखो तो जो विंड की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, एंड जस्ट इसका वैसे वर्सा एंटी साइक्लोन के केस में। तो ये बात तो आप समझ गए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। मेजर वही फ़र्क है कि यहाँ पे लो प्रेशर का कंडीशन बनता है, ठीक है, लो प्रेशर का कंडीशन बनता है साइक्लोन में, और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर का कंडीशन बनता है। तो ये वाला फ़र्क आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके। तो हम बात कर रहे हैं साइक्लोन वर्सेस एंटी साइक्लोन की। उम्मीद है आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। देखिए प्रेशर की सबसे पहले बात करते हैं। ये लो प्रेशर का एरिया होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया होता है। एयर मूवमेंट की अगर हम बात करें, एयर मूवमेंट की, तो साइक्लोन के केस में क्या होता है, एयर कन्वर्ज करती है। ये वर्ड बहुत अच्छे से समझ लो आप, एयर कन्वर्ज करती है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, एयर कन्वर्ज करती है टूवर्ड्स द सेंटर। जबकि एंटी साइक्लोन के केस में एयर डाइवर्ज करती हैं, एयर डाइवर्ज करती हैं, डाइवर्ज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रही है सेंटर में। और इसके बाद वर्टिकल मूवमेंट में क्या हो रहा है, एयर राइज कर रही है, यहाँ पे एयर सिंक कर रही है। और रोटेशन की बात करें अगर हम, तो बस आप एक समझ लो ना, सारा समझ आ जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। और इसका जस्ट उल्टा देखने को मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये फ़र्क है। और यहाँ पे इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, साइक्लोन जो है वो C फॉर साइक्लोन, C फॉर कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्ज करती हैं। और यहाँ पे एंटी साइक्लोन केस में A फॉर एंटी साइक्लोन, A फॉर अवे, दूर जाती हैं, डाइवर्ज अवे, ठीक है। ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ट्रॉपिकल और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं क्विकली। ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में क्या फ़र्क है। ट्रॉपिकल वर्सेस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है दोस्तों, ये ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है 5 से 30 डिग्री लैटिट्यूड में, जबकि यहाँ पे आप देखो तो ये 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड में देखने को मिलता है। तो यही मेन फर्क है। बाकी आप ये समझ लो कि इनमें जो आई है वो वेल डेवलप होता है, जबकि इसमें आई डेवलप नहीं होता प्रॉपरली। शेप इसका सर्कुलर होता है, इसका इरेगुलर शेप होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का साइज छोटा होता है, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बहुत लार्ज होते हैं। और जो इंटेंसिटी है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग विंड देखने को मिलते हैं ओवर अ वाइडर एरिया इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सालों भर देखने को मिलता है, बट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है मेजरली समर के टाइम पे देखने को मिलता है। तो ये दोनों में फ़र्क है और ये आपको समझ आना चाहिए। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका एनर्जी सोर्स क्या होता है, वार्म ओशन करंट, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के केस में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो क्विकली, तो आप देख लो इस कैसे सॉल्व होंगे। ये कह रहा है मिड एंड हाई लैटिट्यूड में डेवलप होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाले। दूसरा कह रहा है मच लार्जर एरिया कवर करते हैं, तो ये बात तो सही हमने पढ़ा। ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। देखो मूवमेंट क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। मूवमेंट असल में कैसी होती है, ईस्ट टू वेस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट। ये चीज़ भी NCERT में इन्होंने बता रखी है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाली बात यहाँ इन्होंने आगे मेंशन करी है। हाँ ये रहा।
तो देखो उन्होंने क्या बताया कि मीड एंड हाई लैटिट्यूड में डेवलप होते हैं बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, है ना, ये लैटिट्यूड है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इस वाले एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे, 5 से 30 डिग्री में नहीं, इससे ऊपर 30 से 60 डिग्री वाले एरिया में देखने को मिलेंगे ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इस वजह से ये बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स होते हैं और इसी वजह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहलाते हैं। नाम में ही समझ आ रहा है, मिडिल लैटिट्यूड या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये कहला रहे हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाले रीजन में है। और इसी के बाद आप देखो तो ये फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट, इनिशियली द फ्रंट इज स्टेशनरी, इसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वार्म एयर ब्लो करती है फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है अलोंग द फ्रंट, वार्म एयर मूव नॉर्थवर्ड्स एंड द कोल्ड एयर मूव टूवर्ड्स। और इसी के साथ साउथ सेटिंग इन मोशन एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन। फिर अगर डायरेक्शन की बात करो तो आगे इन्होंने बताया है कि ये डायरेक्शन किस तरह की होती है। यहाँ पे आप देखो तो ये लार्ज एरिया को कवर करते हैं और ओरिजिनेट कर सकते हैं ओवर द लैंड एंड सी, जबकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये केवल सी में ओरिजिनेट करते हैं, बट ये लैंड और सी दोनों में ही ओरिजिनेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करता है ना। और इसी तरीके से आप देखो ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जबकि ट्रॉपिकल जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। तो ये फर्क भी आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट नहीं बल्कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और अक्सर ऐसे सवाल में डायरेक्शन ये गलत देते हैं। तो आप 3 को भी हटाओगे तो आंसर एलिमिनेशन से आ जाएगा ईजिली। बट सिविल सर्विस में ऐसे एलिमिनेशन मुश्किल होते हैं ना, वहाँ पे तो पेयर्स या फिर पूछ लेंगे आपसे कितने स्टेटमेंट सही है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आसान सवाल की कैटेगरी में, अगर ये आपके गलत हो रहे तो देन यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू नीड टू चेंज योर लर्निंग मेथड्स। ये सारे सवाल हैं दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप देखो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिलो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, लद्दाख में, झारखंड। बड़ा आसान सवाल है, इसका आंसर तो लद्दाख होगा। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पे एनसीईआरटी में अगेन मेंशन है। एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया में 125 सेंटीमीटर का है, बट बहुत वेरिएशन भी है। कुछ ऐसे रीजन में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, खासतौर से मेघालय वाले रीजन में 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, जिनमें शिलोंग है, चेरापूंजी है ना, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे मासिन राम हो गए। जबकि यहीं पे क्योंकि खासी और जयंतिया हिल्स है इस वजह से। और इसके बाद आप देखो मीडियम रेनफॉल वाले एरियाज़ हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा वगैरह शामिल हैं। जबकि लो रेनफॉल वाले एरिया हैं, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न वाला पार्ट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब हो गए, गुजरात एंड डेक्कन प्लेटू हो गए, इनमें कम बारिश देखने को मिलती है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे अपर्याप्त बारिश होती है, जिसमें लद्दाख भी शामिल है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का और लद्दाख का मेजर पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो आंसर यहाँ पे हम सी के साथ जाएंगे, लद्दाख। ये भी हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अभी रिसेंटली बहुत सारे पेपर्स हुए, सब में पूछा गया। हाल ही में हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज की एनालिसिस करी थी, उस टाइम भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। लैंड यूज कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है, एक कल्टीवेबल लैंड है जो 5 साल से अनकल्टिवेटेड है, मतलब 1 से 5 साल के बीच, नॉट 5 साल से ज़्यादा, 1 से 5 साल के बीच अनकल्टिवेटेड है। तो उसे आप किस कैटेगरी में रखोगे? तो मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, अब तो आपको याद हो गया होगा। करंट फेलो क्या होता है? इसमें 1 साल से कम में खेती हुई है ना, तो क्योंकि करंट है, रिसेंट, नाम से आप याद रख लोगे। अदर देन करंट फेलो, तो करंट फेलो के अलावा जो है 1 से 5 साल वाले, है ना, तो ये 2 टर्म्स हैं। और इसके अलावा और 2 टर्म्स हैं। एक तो कल्चरेबल वेस्टलैंड है, जो 5 साल से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए गए, वो कल्चरेबल वेस्टलैंड कहलाते हैं। ठीक है, यही कुछ टर्म्स है जो आपको समझने हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने आपको पूरा समझाया था, नेट सोन एरिया वगैरह क्या होता है। खैर अभी आप इसकी बात करो तो इसका आंसर है फेलो अदर देन करंट फेलो। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, करंट फेलो नहीं होगा तो 1 साल से कम खेती हुई तो करंट फेलो कहलाते हैं। और कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या कहलाता है? 5 साल से ज़्यादा हुई ही नहीं कल्टीवेशन, तो वो कल्चरेबल कहलाते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, और आप जानती हो क्या करना है। इसके बाद वीडियो को लाइक करना है, अगर आप करना चाहो तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।